इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट लैंड की सहमति, 2026 से कक्षाओं की शुरुआत होगी तय। देहरादून में राज्य का पहला आधुनिक 30 बेडेड नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य रिहैब सेंटर हुआ शुरू। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विदेशों से देशी पर्यटकों की बढ़ती भीड़, अब तक 12 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हुआ प्राप्त। हरिद्वार में खुलेआम अवैध खनन जारी, जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, पर्यावरण संकट गहराया। बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 469 जोड़ों का भव्य विवाह समारोह, 97 मुस्लिम जोड़ों ने किया निकाह, 372 हिंदू जोड़ों ने लिए 7 फेरे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिरकार सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा की बैठक के बाद ये जानकारी दी। विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 2-3 बार इस मामले की फाइल वन विभाग से लौटा दी गई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने किया था। इस बैठक में इस कॉलेज में भी अगले साल से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया। और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी। और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है। और इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय के लिए पद सृजन की कार्यवाही को भी वो तेजी में लाएं, चूँकि यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में, उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे राज्य के गवर्नर साहब होते हैं, तो उनके साथ में एक बैठक जो है बोर्ड की होनी है, जिसको लेकर भी विभाग को निर्देशित करा है कि जल्द से जल्द उनसे संपर्क साधते हुए, उनसे संवाद करते हुए इस बैठक को वो त्वरित करें, ताकि आगे हमें विश्वविद्यालय के पद सृजनों में कोई देरी न होने पाए। ये डायरेक्शंस आज दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे चंपावत में जो हमारा लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसके निर्माण की भी आज यहाँ पर समीक्षा की गई है। फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से इसका शिलान्यास किया गया है, तो कार्य अभी प्रगति पर है। और कुछ व्यवहारिक चीजें जहाँ पर
हमारे 2 सिंथेटिक ट्रैक बनने थे, एथलेटिक ट्रैक बनने थे, वो ट्रैक जो है 2 बनने की जगह 1 बनाए, ये कार्यदायी संस्था को बता दिया गया। उसके बदले में अन्य क्या चीजें बनाई जा सकती है उसके निर्देश विभाग को परीक्षण करने के लिए दिया है। तो गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी उसकी कार्य भी प्रगति है। आउट ऑफ टर्न जॉब की भी समीक्षा की गई है, जिसको लेकर विभाग को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि हम लोग एक बार आउट ऑफ टर्न का हम लोग एक बार लोगों को जॉब हमारे प्लेयर्स को दे चुके हैं, और हमने ये देखा है कि हमारे विभाग से इतर अन्य विभागों में हमारे खिलाड़ी जब जॉब करते हैं तो उनको छुट्टी से लेकर, उनको अपने प्रैक्टिस करने से लेकर, उनको कंपटीशन में जाने से लेकर उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से ये पुराना अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इसके लिए विभाग को मैंने ये कहा है कि आउट ऑफ टर्न जॉब में हमारे यहाँ अपने खेल विभाग में ही अधिसंख्य पद सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हमें वर्तमान में 243 पद चाहिए और आगे भविष्य के लिए लगभग हम 400 से 500 पद हम डिमांड कर रहे हैं। और ये जब कैबिनेट में आएगा तो निश्चित रूप से फिर इस पर और गहन चर्चा होगी और उस पर फिर कैबिनेट का निर्णय जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हम विभाग इस प्रकार से पूरी तरीके से मन विचार बना चुका है कि हम अपने ही विभाग में जो है अधिसंख्य पद सृजित करते हुए हम अपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अपने यहाँ ही सेवारत करेंगे, और ताकि वो भविष्य में कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जा सके, भविष्य में वो कोच एज ए कोच के रूप में भी काम कर सके, और भविष्य में जो है वो विभाग के अन्य चाहे वो एकेडमीज हो उनको भी वो संचालित कर पाए। तो इसलिए एक अच्छी खिलाड़ियों की मैन पावर तैयार होगी तो स्वाभाविक रूप से राज्य को खेल प्रदेश के रूप में जो हम लोग जिसकी स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से की गई उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको जो हम लोग प्रति माह 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो वो उसकी अद्यतन स्थिति को जाना गया। संभवतः लगातार निर्बाध तरीके से अप्रैल से लेकर अभी तक पैसा उनको दिया गया है। शेष धनराशि के लिए डिमांड करने के लिए आगे के 3-4 माह के लिए डिमांड करने के निर्देश दिए हैं। 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे भी मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के भी वही स्थिति है, शेष उनके लिए भी पैसा डिमांड करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभाग में अन्य जो घोषणाएं हमारे यहाँ पर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का है, उसकी अद्यतन स्थिति को समझा गया है, जिसके लिए भी डिपार्टमेंट से कहा गया है कि जो हमारा 1 रुपए पर बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हेड में हमारे पास में आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आ पाया है, तो उसके कारणों को जानना और संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में संवाद करना, क्योंकि महिला कल्याण कोष में भी इसका पैसा आ चुका है और गौ कल्याण कोष में भी इसका पैसा जा चुका है, तो आखिरकार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में इसका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर एक नाराजगी व्यक्त करी है और विभाग से कहा है कि इस पे गंभीरता से इस पे प्रस्ताव पे काम करें, अन्यथा उससे जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारे को जो बच्चों के हित में हमें जो डेवलपमेंट करने हैं या जो साधन जुटा के देने हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसके इतर हमारे अन्य जो हमारे लेगेसी प्लान है या हमारे स्टेडियम्स में जो चाहे हमारे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, दोनों ही स्टेडियम को हम लोग किस प्रकार से लगातार कंटिन्यूटी में रखते हुए हम लोग इसका संचालन कर पाएंगे, इसके लिए भी प्लान जो है वो तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी विभाग ने कई लोगों से संवाद किया है, कई लोगों ने आके अपनी इच्छा भी व्यक्त करी है, लेकिन संभवतः अभी स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई है या कोई अभी निर्णायक स्थिति नहीं पहुंची, तो उस पर त्वरित निर्णय करने की स्थिति में हम लोग पहुंचे तो इस प्रकार से गंभीरता से सब चीजों का परीक्षण उसमें कर लिया जाए। और इसके साथ ही एक हमारे यहाँ पर खेल महाकुंभ हम लोग करते थे, वर्तमान वो मुख्यमंत्री ट्रॉफी खेल के रूप में जो है पूरी प्रतियोगिताएं आहूत की जाएंगी, उसके बारे में भी आज जो है वो समीक्षा की गई है। संभवतः अभी फाइल जो है वो वित्त स्तर पर है और वो जैसी उसमें स्वीकृति मिलती है तो हम लोग मुख्यमंत्री खेल ट्रॉफी प्रतियोगिताएं हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसमें सांसद प्रतियोगिताएं भी होंगी, खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, ये सारी चीजें संचालित की जाएंगी। लेकिन यदि वो समय पर
हमारे पास में इस बात की सहमति बन जाती है तो करा पाना संभव होगा। अन्यथा के दृष्टिकोण से हमें फिर बहुत शॉर्ट समय में, क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी हो जाते हैं, बच्चों के बोर्ड्स के भी एग्जाम हैं, बच्चों के पेपर्स भी हैं, छुट्टियां भी हैं इत्यादि कई परिस्थितियां हो जाती है जिसमें बच्चों का फिर कम प्रतिभाग होगा। इसको लेके भी शासन स्तर पर तेजी से परस्यू करने के लिए कहा गया। तो आज की बैठक जो है वो खेल विश्वविद्यालय से लेकर आपके गर्ल्स पोस्ट कॉलेज से लेकर आउट ऑफ टर्न जॉब से लेकर आपके लेगेसी प्लान को लेकर और हमारे उद्यमान बच्चों से लेकर सभी चीजों का आज परीक्षण किया गया और संबंधित सभी अधिकारियों को उसमें त्वरित तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने राज्य का पहला आधुनिक 30 बेडेड रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू करने के साथ ही मेडिकल स्टोर, शिक्षण संस्थान और ड्रग सप्लाई चेन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देहरादून में नाबालिगों और युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम सविन बंसल ने राज्य का पहला आधुनिक 30 बेडेड नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कर दिया है। इस सेंटर में फिलहाल 4 भर्ती हैं। जिला प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश के साथ MOU किया है, जिसके तहत 7 डे इंटेंसिव थेरेपी के लिए 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने अपने एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर 9625777399 भी जारी किया है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस बार पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। स्वदेशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी सैलानियों का भी रुझान काफी अधिक देखने को मिला है। इसी कारण पार्क प्रशासन के सामने इस बार रिकॉर्ड संख्या में बुकिंग दर्ज की गई है, जिसके लिए कॉर्बेट के सभी जोनों का आकलन कर अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ के संरक्षण के साथ ही अपनी खूबसूरती और शांत जंगल के लिए भी जाना जाता है, जिसको निहारने के लिए लोग देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुंचकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं कॉर्बेट घूमने आने वाले पर्यटकों में कहा उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कॉर्बेट के बिजरानी, ढेला, झिरना और अलग अलग जोन से कॉर्बेट को अब तक 12 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे लोकप्रिय रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से विदेशी पर्यटकों से पूरी तरह पैक हो चुका है। पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी सैलानियों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की थी, लेकिन बुकिंग ओपन होते ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो गए हैं। अभी तक लगभग हमारे जो टोटल पर्यटक आ चुके हैं वो लगभग 2,15,000 के अराउंड आ चुके हैं, जिसमें से जो भारतीय हैं हमारे वो लगभग 2,11,000 के आसपास हैं और जो विदेशी पर्यटक आ रखे हैं वो लगभग 3,500 पर्यटक हैं और इससे टोटल आमदनी है हमारी लगभग 12 करोड़ के आसपास ये भी आमदनी हुई है अप्रैल से अक्टूबर तक के माह में। वैसे तो हरिद्वार को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ रात होते ही धरती का सीना छलनी कर खनन का कारोबार फल फूल रहा है। आखिर किसके निर्देश पर हो रहा है अवैध खनन? आखिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी कब तक रहेंगे मौन? किसकी शय पर हो रहा है ये खुलेआम खनन का नंगा नाच? धरती माँ का सीना वर्षों से छलनी करने वाले कौन है आखिर ये खनन माफिया? इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम गई तो पाया गया कि वास्तव में अवैध कार्य करवाने के पीछे कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की शय है। अब देखना यह है कि क्या नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 की नदी में बेखौफ होने वाले इस अवैध खनन के विरुद्ध जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे या इसी तरह चलता रहेगा अवैध खनन का खुला नाच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत बरेली कॉलेज मैदान में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि कुल 469 जोड़े विबंधन में बंधे हैं और 2 दिन में 1000 जोड़ों की शादी होनी है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें 97 मुस्लिम जोड़ों ने भी एक ही मन से निकाह की रस्में पूरी की, जबकि 372 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर जीवन साथी बनने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी दिव्यानी ने गायत्री परिवार के संस्थापक के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है कि ऐसे बच्चे खास तौर से जहाँ शादी के समय और खास तौर से लड़की की शादी में जहाँ गरीबी आड़े आती है और उनकी शादी में देर लगती है, दिक्कत होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या का हल किया और हर शादी में हर जोड़े को 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। वो 60,000 रुपए लड़की के नाम नकद आएंगे, 35,000 का सामान दिया जा रहा है और 15,000 रुपए इस खर्चे के लिए टेंट है, दावत है, पंडित है और सब इंतजाम में 15। इस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इन सब जोड़ों की तरफ से जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया। और इस शादी में हमारे सभी जनप्रतिनिधि आए, सभी आला अधिकारी आए हुए हैं और इनको सबको
उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये हम ये चाहते हैं ये बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और यही हमारी सबकी कामना है। कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है सर और किस क्षेत्र से आए हैं? 469 जोड़ों का आज शादी हो रही है और कल भी होगी। लगभग 1000 टोटल 1016 आज 469। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने सामूहिक विवाह रखा हुआ है और समस्त जोड़ों को आशीर्वाद दिया है और बड़ी ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा ये गायत्री परिवार है जो निस्वार्थ सेवा करता है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो हर साल इसी तरीके से करता है और 60,000 लगभग 469 जोड़े हैं यहाँ और 25,000 का सामान है और 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं उनके खाते में और खाने पाने का 1 लाख रुपए हर दंपति को दिया जा रहा है। और सभी को शुभकामनाएं, सभी लोग ढेर सारा सभी का आशीर्वाद, ऐसे ही खुश रहें और हंसते रहें। नमस्कार। हमारी शादी हुई है, फैजलापुर रहने वाले हैं, बीरपुर से शादी हुई है, लिए मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी मोदी जी को। अभी तो कुछ नहीं मिला भाई। किसी भी समाज की खूबसूरती उसकी ऊंची इमारतों में नहीं होती बल्कि उन दिलों में होती है जो एक दूसरे के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ लेते हैं कि आप ठीक तो हैं। लेकिन बदलते वक्त ने पड़ोस की गर्माहट कम कर दी है। दीवार सिर्फ घरों के बीच नहीं रह गई, दिलों के बीच भी बन गई है। ऐसे समय में एक पहल, एक मुहिम दोबारा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी हिंद देश भर में पड़ोसियों के अधिकार अभियान चला रही है। उद्देश्य बिल्कुल साफ, पड़ोसी फिर से पड़ोसी बने, अजनबी नहीं। देश भर में जमात इस्लामी हिंद द्वारा शुरू की गई पड़ोसियों के अधिकार मुहिम लोगों को फिर से जोड़ने का संदेश दे रही है। अभियान का लक्ष्य है पड़ोसियों के साथ संवाद बढ़ाना, रिश्तों को मजबूत करना और बीते समय में बनी दूरियों को खत्म करना। मुहिम में धर्म, जाति, भाषा, किसी भी पहचान से ऊपर सिर्फ इंसानियत को महत्व देने की अपील की जा रही है। अभियान के दौरान लोग अपने पड़ोसियों से मिल रहे हैं, उपहार बांट रहे हैं और जिनसे मतमुटाव था उनसे फिर से पहले की तरह रिश्ते जोड़ने की पहल कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, बहुत स्वागत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें एक देशव्यापी एक अभियान छेड़ा गया है, पड़ोसियों के अधिकार, और उसका उद्देश्य यह है कि हम अच्छे पड़ोसी खुद बने और अपने पड़ोस का ख्याल रखें, क्योंकि समाज में पड़ोसी का जो रिश्ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर सारे पड़ोसी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें और उनके अधिकारों का, उनके हुकूक का, उनके राइट्स का ख्याल रखें, तो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं सब में पड़ोसियों की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। वेदों के अंदर ही बताया गया है, बाइबल में बताया गया, गुरु नानक देव जी ने भी उसकी अहमियत को बताया है। इस्लाम ने भी कुरान में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शिक्षाएं हैं उसके अंदर भी पड़ोस के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए उस पर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। तो ये इस पूरे मुहिम का उद्देश्य है कि पड़ोस में जो भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हमारे रिश्तेदार है या नहीं है, हम उसके साथ उसके दुख सुख में शरीक रहें, उसकी परेशानी को दूर करें। और इसमें पड़ोसी कौन है इससे मतलब नहीं, पड़ोस में है तो वो पड़ोसी है, उसके देश के नागरिकों को ये इस समय विशेष रूप से ये संदेश देना चाहती है कि हम सब मिलकर रहें और एक जो भी पड़ोस के अधिकार हैं उनको भी पूरा करें, हमारे अंदर सद्भावना, भाईचारा बना रहे। और हर लेवल पर उस सिलसिले में हम काम करते हैं। महिलाएं हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ी हैं और वो भी इसके काम करें। बच्चे भी जुड़े हैं, उन्होंने कुछ अपनी वीडियोस भी बनाई हैं, कुछ आप उधर देखेंगे तो उन्होंने कुछ अपने ड्राइंग्स भी बनाए हैं और उसके ज़रिए से भी वो ये भाईचारे का पैगाम और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश देना चाहते हैं।
हापुड़ देहात क्षेत्र में चोर अब किसानों की फसलों तक पर हाथ साफ करने लगे हैं। गांव वजीरपुर में एक किसान के खेत से बीती रात 35 से 40 क्विंटल छिला हुआ गन्ना चोरी हो गया। किसान का कहना है कि फसल की कीमत करीब 15 से 16 हजार रुपए है। हापुड़ देहात के वजीरपुर गांव में किसान भगवान त्यागी सुबह की तरह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गन्ना भरने खेत पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। उनके खेत में रखा लगभग 35 से 30 क्विंटल छिला हुआ गन्ना रात में ही चोरी हो चुका था। पीड़ित किसान का कहना है कि चोरी हुई फसल की कीमत 15 से 16 हजार रुपए है। घटना की खबर ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल गई। सूचना पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी भी मौके पर पहुंचे। ज्ञानेंद्र त्यागी ने पुलिस प्रशासन से रास्ते में गश्त बढ़ाने और चकन्ना चोरी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है और मैं पीड़ित किसान ने मुझे फ़ोन किया था, इन्होंने चाचा जी ने। मैं यहाँ आया तो सुबह जब यहाँ पे गन्ना छीलने के लिए लेबर आई इनकी, तो यहाँ देखा पूरी क्यारी जो है लगभग जो है 1 बीघे के करीब गन्ना साफ है। तो बड़ी पीड़ा हुई है। तो मैं जो है भाई पहले हमारे यहाँ क्या था, हम टीलर वगैरह भी, मेड़ा भी, सारी सोन जो है ट्रैक्टर तक भी खेतों में छोड़ जाते थे। बाद में जो है अब चोर जो है ये आपके तार जो है बिजली के इन्हें स्टार्टर वगैरह, मोटर वगैरह इन्हें ले जाते थे। लेकिन अब जो इतनी हद हुई है भाई, छिलाया गन्ना लगभग 15-16 हजार का तो गन्ना हो गया। और आप 20 क्विंटल की 2 पर्ची डालनी थी ना। अब आप ये देखिए छिलाई के भाई जो मजदूर आ रहे हैं हमारे छिलाई के, उन्हें तो छिलाई देनी पड़ेगी। तो 15 से 20 हजार के बीच में जो है ये नुकसान हुआ है। और वो चोर यहाँ पेड़ बन रही है, वो चोर जो है ट्रैक्टर में लेकर आए हैं, ट्रैक्टर में वो हमारा गन्ना सारा चुरा गए। तो मैं यही कहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से और पुलिस प्रशासन से जो है देहात में जो है जंगलों में भी जो है हमारे यहाँ खेतों में भी गश्त बढ़ाई जाए, ताकि जो है किसान बच जाएगा इससे। अगर क्या कह रहे ऐसी गन्ना चोरी होगा, फूल गोभी भी हमारी बोरियों में रहती है, बंद गोभी भी रहती है, गाजर भी रहती है, सारी फसल रहती है। अब गेहूं बूरी है, बाद में जो है किसान गेहूं को भी, धान को भी कोई एकदम तो लाद कर ले नहीं जाता भाई, अगले दिन ले जाता, उसे साफ वाफ करके गेहूं हो धान हो जब भी तो ले जाता। तो फिर मैं कहूंगा आप के चैनल के माध्यम से हमें जो है यहाँ अपने जो देहात क्षेत्र की पुलिस है उनके अधिकारियों से यही गुहार करूंगा कि यहाँ पे क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और उन जो भी पकड़े जाएं इसमें जो है तत्काल में कार्रवाई करके पता लग जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं खड़खड़ी में भी, भाई कहाँ से हैं, तो चोरों का जो है खुलासा करे और उन्हें सूत्रों को जो है जेल में डाला जाए। आपके खेतों से गन्ना चोरी हुआ, क्या मामला है? मामला क्या जी, पहली बार हुआ है ऐसा, पहले तो हुआ नहीं कभी, पहली बार हुआ है ये। मामला क्या अभी तो पता नहीं लगता चोरों का मामला। एक तो मैं तो जानूं कि एक तो जो ये शराबी हैं और काम वाम करते नहीं, ना मेरा काम मिलता। अब ये इस काम को करें अपना, मतलब गन्ने खेत में चोरी कर लो, वैसे चोरी कर लो और क्या। 40-45 कुंटल गन्ना ले गए रात को चोरी करके, 50-60 रुपए तो छुलाई के देते हैं गन्ने के। और गन्ना उसमें इससे पहले तो ना हुआ, अभी कैसा अभी शुरुआत में हुआ ये गन्ने का मामला चोरी। धनौरा में हो गया पहले, अब यहाँ हो गया। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 15-16 हजार रुपए का नुकसान तो है ही। अगली खबर लक्सर से है, जहां आपको बताते चले कि बहुउद्देशीय एथल बुजुर्ग किसान सेवा सहकारी समिति में नियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समिति के डायरेक्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारी और सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के किसानों ने जो उन्हें प्यार दिया है और जिम्मेदारी दी है, वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। सबसे पहले जो सभापति, उपसभापति और संचालक बने हैं, निर्वाचित हुए हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और वो लोग यहाँ पर एक किसानों की सरकार के रूप में काम करेंगे। जो किसानों की समस्याएं हैं उनका निवारण करें, जैसे खाद की, बीज की जो समस्याएं होती है, और भी किसानों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जिनको इस सहकारी समिति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो उनको जो है ये लोग मिलजुल के बिल्कुल ये सोच के कि बिल्कुल नज़दीक से उनके पास जाकर के इनकी समस्या को सुन करके उनका निदान करें, मैं उम्मीद करूँगा। और सरकार इनकी साथ में हर समय तैयार है, पूरी सुविधा देगी। और ये किसानों के लिए जो हित का कार्य है वो करते रहें। धन्यवाद। सभी अतिथियों का आभार, सभी किसानों का आभार, सभी जय श्री कार्यकर्ता धन्यवाद। जय जवान जय किसान।
रामनगर के स्टेशन रोड स्थित एक प्लॉट पर वसीयत का दावा करते हुए युवक ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसकी पारिवारिक वसीयत की संपत्ति पर कुछ लोगों ने स्टैम्प पेपर में हेरफेर कर कब्जा करने का प्रयास किया। मामले में पीड़ित युवक ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। रामनगर के स्टेशन रोड स्थित प्लॉट संख्या 12 को लेकर विवाद फिर से गहरा गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अम्बली गेट निवासी राजू ने एसडीएम को शिकायत देते हुए बताया कि यह प्लॉट उनके नाना राजकुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद की संपत्ति थी, जिसे वर्ष 1990 में उनकी माता के नाम किया गया। पीड़ित युवक के अनुसार उनकी माता ने दाखिल खारिज की कार्रवाई भी पूरी की थी। पालिका की ओर से अखबारों में आपत्ति अनापत्ति के लिए नोटिस भी प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसी बीच उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने स्टैंप में हेरफेर कर प्लॉट को खुद-बुट कर लिया और इस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने संबंधित विभाग के साथ ही जिला विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद प्राधिकरण ने निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया है। मेरा नाम राजा है, पिता का नाम अनिल कुमार है। मेरे नाना ने मेरी मम्मी को जमीन जो है रामनगर में दान दी थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। 420 से उस पर मकान बना लिया है। उस मकान को विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। वो लोग फिर भी बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं, मैं आज साहब के पास आया हूँ शिकायत पत्र देने। इससे पहले भी मैं बहुत दे चुका हूँ, वो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। देखिए, स्टम्प अगर खुर्द-बुर्द किया गया तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वो नजरुल की संपत्ति जिसमें लीज मिली हुई थी, जैसे संज्ञान में लाया गया है, तो लीज के बाद उसको उसके वसीयत के द्वारा अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफर किया गया, तो उनके नाम पर दस्तावेज भी है। अगर उनकी तरफ फर्दर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ स्टम्प किया गया है तो पूरी तरह से अवैधानिक है। ऐसे कई व्यक्ति कार्रवाई हो सकती है। जहाँ तक हम दूसरा पॉइंट ये बताया आपने कि इसको प्राधिकरण ने सीज किया है, अगर वास्तव में सीज कर दिया गया था उसको, तो इसमें निर्माण कार्य होने पर फिर इसमें अग्रतर कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें एफआईआर या अन्य जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसके संबंध में प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा, तो उनसे कार्रवाई के लिए भी कहा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।